अगला जो इंडिकेटर हम इस्तेमाल करते हैं, मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरी में। इट्स स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस। This is the structure of methyl orange. Para methyl para diazobenzene sodium sulfonate. Para-methyl para-diazobenzene sodium sulfonate या सोडियम सल्फोनेट। We denote it by NeOH. It's a weak base. We call it basic indicator. This exists in basic medium. बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि यह वीक बेस है, इसलिए बेसिक मीडियम में यह अनडिसोसिएटेड रहेगा। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसका डिसोसिएशन बेसिक मीडियम में सप्रेस्ड रहेगा। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से बेसिक मीडियम में बेसिक मीडियम में कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसका डिसोसिएशन सप्रेस्ड रहेगा, इसलिए बेसिक मीडियम में यह एग्जिस्ट करेगा। इट्स ऑरेंज इन कलर, ऑरेंज और रेड इन कलर। येलो, ऑरेंज, रेड कुछ इस तरह से कलर हो सकता है उसका, डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन। It exists at pH greater than 6 or 5। 6 ही लिखता हूं मैं। At pH greater than 6 is exists 90% or above of this form exists। pH greater than 6 पर 90% or above exist. This is MEOH. Methyl orange, a weak base. Since it's a weak base, hence we call it a basic indicator. It's a basic indicator. यदि इसमें एसिड डाली जाए तब यह रिएक्शन होती है। And we used to say OH नेगेटिव रिलीज हो गया है और
Me पॉजिटिव कह सकते हो इसे। इट्स अ कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड। जो कि एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट करती है। एंड इट्स पिंक इन कलर, इसका कलर पिंक होता है। एंड इट एग्जिस्ट एट pH लेस देन 4, pH लेस देन 4.90% और अबाव हो जाता है। क्योंकि यह सभी रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में एग्जिस्ट करती है, इसलिए कोई से भी फॉर्म का 100% होना नामुमकिन होता है कभी भी। क्योंकि यह रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर एग्जिस्ट करती है, इसलिए कोई सा भी फॉर्म कभी 100% तो नहीं होता है। हाँ, हम कहते हैं कि किसी भी फॉर्म में यदि ये 90% या ज्यादा हो जाए तो इसका कलर दिखने लगेगा, यदि ये 90% या ज्यादा हो जाए तो इसका कलर दिखने लगेगा। और दोनों ही मान लीजिए 30-70 के रेशो में है, 40-60 के रेशो में है, 50-50 के रेशो में है, तो हमको कोई प्रॉपर कलर नहीं दिखता है, कोई समझ में नहीं आता। और जो कलर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से होता है। द pH रेंज जैसा कि हमें दिख रहा है, द pH रेंज इज 4 to 6। नाउ since methyl orange is a weak base, hence we call it a basic indicator. Hence its range of action, its color transformation takes place in acidic medium. अब ऐसा क्यों होता है, इस सवाल को अपने दिमाग में नोट करके रख लो। आयोनिक इक्विलिब्रियम में मैं इसका जवाब दूंगा कि क्यों किसी बेसिक इंडिकेटर का कलर ट्रांसफॉर्मेशन एसिडिक रेंज में होता है। और वो एसिडिक रेंज में भी किस रेंज में हो रहा है, वीक एसिडिक रेंज में, 4 to 6। अब इधर से हम सोच सकते हैं, कैसा भी बेस हो, इस इंडिकेटर को आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे HCl आपने लिया, तो HCl के साथ आप किसी भी तरह के बेस को इस्तेमाल करो, चाहे HCl के साथ आप NaOH को इस्तेमाल करो, चाहे थोड़ा वीक बेस ले लो, चाहे बहुत वीक बेस ले लो, टाइट्रेशन सक्सेसफुली होगा। यह टाइट्रेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा, कोई आपत्ति नहीं, कोई समस्या नहीं। इधर NaCl और H2O बनेगा, इधर 2 HCl कंज्यूम होनी चाहिए और 2 HCl कंज्यूम होगी, और 2 NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा, और इधर 1 HCl कंज्यूम होनी चाहिए और 1 ही HCl कंज्यूम होगी, और टाइट्रेशन ऑलवेज सक्सीड, हमेशा बिल्कुल सही तरीके से टाइट्रेशन होगा। लेकिन यदि हमने वीक एसिड ली, बेस को अब मैं स्ट्रांग ही कर देता हूं, अब इस स्ट्रांग बेस के साथ मैंने वीक एसिड ऑक्सैलिक एसिड ले ली, या फिर NaOH के साथ में मैंने वेरी वीक एसिड हाइड्रोजन साइनाइड ले ली, और मिथाइल ऑरेंज के साथ टाइट्रेशन करने लगा। नाउ द प्रॉब्लम इज, देखिए इधर कोई समस्या इसलिए नहीं थी क्योंकि pH सीधा
14 से या pH सीधा 1 से 7 पर जा रहा है। ये सभी pH 7 वाले हैं। NaCl pH 7 वाला, और चाहे फिर pH कुछ भी हो, pH 7 आते समय कोई समस्या नहीं आएगी। इधर pH जो है वह 1 है। और pH को 1 से 7 पर ले जाना, वो चाहे आप NaOH से करें, NaCO3 से करें, सक्सेसफुली वो काम हो जाएगा। कलर चेंज इस बीच में आपको कंफर्टेबली दिख जाएगा। 4 से 6 pH एकदम तेजी से चेंज हो जाएगा, 4 से सीधा 7 पर जाएगा। लेकिन इस केस में समस्या है। इस केस में सोडियम NaOH को आइडियली 2 NaOH को रिएक्शन करना चाहिए ऑक्सैलिक एसिड के साथ। यह रिएक्शन होनी चाहिए, 2 NaOH को ऑक्सैलिक एसिड के साथ। इनफैक्ट मैं ऑक्सैलिक एसिड आगे लिखता हूं और NaOH पीछे लिखता हूं, क्योंकि हम ऑक्सैलिक एसिड के अंदर NaOH डाल रहे हैं। और इधर HCl लिखता हूं, ऑक्सैलिक एसिड में NaOH डालते हैं। 2 NaOH को ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट करना चाहिए। यह रिएक्शन होनी चाहिए टाइट्रेशन कंप्लीट करने के लिए, लेकिन इस तरह से टाइट्रेशन होने के बजाय वहां पर सिर्फ एक NaOH रिएक्ट करता है और कलर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि इधर pH होगा कुछ 4 और इधर एकदम से pH हो जाएगा 6 या 7। तो ये कलर चेंज हमको दिख जाएगा और टाइट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ, pH फ्लक्चुएशन हो गया, कलर चेंज हो गया, तो हम टैप बंद कर देंगे, इनकम्प्लीट टाइट्रेशन होता है। और इस पर्टिकुलर केस में तो टाइट्रेशन फेल ही हो जाएगा, क्योंकि इसका pH ही 6 से 7 रहता है, चेंज होके कहीं जा ही नहीं पाएगा, चेंज होके और भी 7 से ऊपर जाएगा। कलर चेंज कभी दिखेगा ही नहीं इस केस में। इन शॉर्ट आई शुड से मिथाइल ऑरेंज एक वीक बेस है, इस वजह से हमने इसे बेसिक इंडिकेटर कहा। इस वजह से बेसिक इंडिकेटर होने की वजह से इसका रेंज ऑफ एक्शन जो है वह एसिडिक मीडियम में है, और चूंकि रेंज ऑफ एक्शन एसिडिक मीडियम में है, इसलिए मिथाइल ऑरेंज को कभी भी वीक एसिड के साथ में इस्तेमाल नहीं करें। अब एक थंब रूल बना लीजिए, फिनोल्फ्थालीन को वीक बेस के साथ कभी इस्तेमाल नहीं करना है और मिथाइल ऑरेंज को कभी वीक एसिड के साथ इस्तेमाल नहीं करना है। एसिड और बेस दोनों ही यदि स्ट्रांग हो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को यदि टाइट्रेट कर रहे हैं तो चाहे तो फिनोल्फ्थालीन ले ले और चाहे तो मिथाइल ऑरेंज ले ले, लेकिन यदि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को इस्तेमाल कर रहे हैं तो जैसा मैंने बताया वीक एसिड के साथ मिथाइल ऑरेंज नहीं लेना है,
फेनोप्थलीन लिया जा सकता है। वीक बेस हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तो जैसा मैंने बताया वीक बेस के साथ कभी भी फेनोप्थलीन को नहीं लेना है, मिथाइल ऑरेंज लिया जा सकता है। और यदि एसिड भी वीक हो, वेग भी, बेस भी वीक हो, इंडिकेटर थ्योरी फेल, कोई सा इंडिकेटर काम नहीं कर सकता वीक एसिड वीक बेस के साथ। वीक एसिड वीक बेस को आप इंडिकेटर के प्रेजेंस में टाइट्रेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिकेटर का कोई कलर ट्रांसफॉर्मेशन, कलर चेंज दिख नहीं सकता। Percentage by volume of H2O2 if it is labeled 20 volume. H2O2 20 वॉल्यूम दिया हुआ है। मैं इसलिए रिकॉल करा रहा हूं क्योंकि मैंने मेरे रिडॉक्स टाइट्रेशन के जो थ्योरी लेक्चर लिए थे उसमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के बारे में बताया था। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है? 20 वॉल्यूम H2O2 दे रखा है, इसका मतलब 1 लीटर H2O2 solution liberate 20 liters of oxygen at STP according to this reaction. H2O2 giving you H2O plus half O2. According to this reaction, 1 लीटर H2O2 का सोल्यूशन ले, उसको माइल्डली गर्म करें या ऐसे ही रख दें, तो उसमें से 20 लीटर ऑक्सीजन निकल जाएगी। अब देखिए, जो हमें निकालना है उसे भी हम समझ जाए। परसेंटेज वॉल्यूम क्या होता है? ग्राम्स पर 100 ml, ग्राम्स पर 100 ml, दैट इज परसेंटेज वॉल्यूम। मान लीजिए हमने 1 लीटर H2O2 लिया, 1 लीटर H2O2, इट्स इक्वलेंट टू 20 लीटर्स ऑक्सीजन at STP and it's equal to 20 by 22.4 moles of oxygen and it's equivalent to 1 लीटर H2O2 इट्स इक्वलेंट टू 20 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें से 20 लीटर ऑक्सीजन निकलनी है। 20 लीटर ऑक्सीजन मतलब 20 by 22.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इतने मोल्स ऑक्सीजन मतलब देखिए, इतने मोल्स ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है। अब आधा मोल लिबरेट होता है 1 मोल H2O2 से। 1 मोल लिबरेट होगा, 1 मोल ऑक्सीजन का लिबरेट होगा 2 मोल H2O2 से, और इतने मोल से ऑक्सीजन के लिबरेट हो रहा है, मींस 2 into 20 upon 22.4, दिस मच मोल्स ऑफ H2O2। इसका मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में इतने मोल्स H2O2 होने चाहिए। इतने मोल्स यदि H2O2 होंगे तो इतने मोल्स ऑक्सीजन निकलेंगे। इतने मोल्स ऑक्सीजन निकलेंगे तो मतलब इतने लीटर्स ऑक्सीजन निकलेगी। इतने लीटर्स ऑक्सीजन, तब वो 20 वॉल्यूम कहलाएगा। इतने मोल्स H2O2 के, इतने मोल्स H2O2 के मतलब कितने ग्राम्स? दिस इज इक्वल टू 2 into 20 by 22.4 into 34 ग्राम्स ऑफ H2O2। देखिए, इतने ग्राम H2O2 1 लीटर में, 1000 ml सोल्यूशन में, 1000 ml सोल्यूशन में इतने ग्राम H2O2, तो 100 ml सोल्यूशन में इतने ग्राम H2O2। दिस इज परसेंटेज H2O2 बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। The weight by volume percentage of H2O2. इसी का ठीक उल्टा प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसी का ठीक उल्टा प्रॉब्लम भी कर देता हूं। कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ इफ लेबल्ड 3.03% ऑफ वॉल्यूम। इसे भी समझाता हूं, रिया समझ में आ गया हो तो अगला सवाल साफ कर रहा हूं मैं। 3.03% का मतलब है 100 ml solution contain
3.03 grams ऑफ H2O2। तो 1 लीटर सॉल्यूशन लेता हूं। 1 लीटर सॉल्यूशन का मतलब 1000 ml सॉल्यूशन, और इस 1000 ml सॉल्यूशन में होंगे 30.3 ग्राम H2O2। इतने ग्राम H2O2 would be equal to 30.3 upon 34 mole H2O2. This much mole H2O2 would be equivalent to half into 30.3 by 34 mole of oxygen, और इतने मोल ऑक्सीजन मतलब हाफ इंटू 30.3 अपॉन 34 इंटू 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP। 1 लीटर सॉल्यूशन इतने लीटर ऑक्सीजन लिबरेट करता है, मींस वॉल्यूम स्ट्रेंथ वुड बी this much volumes। This much volume is the volume strength of H2O2। थर्ड से लेकर 7th तक रेलेवेंट प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम का डालता हूं। 5.3 grams of Na2CO3 and 8 grams of NaOH in a liter कैलकुलेट द टाइटर वैल्यू। वो लीटर वैल्यू नहीं है, टाइटर वैल्यू, TITRE, टाइटर वैल्यू मतलब टाइट्रेशन पर कितना ml। टाइटर वैल्यू when 20 ml of this sample, 20 ml इस मिक्सचर का सैंपल लिया गया, 20 ml of this solution is titrated with N/10 H2SO4। Case 1 if methyl orange is indicator, case 2 if phenolphthalein is indicator। अब देखिए केस 1 पहले करता हूं विथ मिथाइल ऑरेंज। विथ मिथाइल ऑरेंज सबसे पहले हमें रिएक्शन समझना चाहिए कि मिथाइल ऑरेंज के साथ में रिएक्शन क्या होगी। मिथाइल ऑरेंज के साथ में वीक बेस हो चाहे स्ट्रांग बेस हो, एसिड तो स्ट्रांग दिख ही रही है हमें, वीक बेस हो चाहे स्ट्रांग बेस हो, उसका कंप्लीट टाइट्रेशन होता है। मतलब Na2CO3 कंप्लीटली H2SO4 से रिएक्ट करेगा और इनफैक्ट 2 H पॉजिटिव से, मैं एसिड चूंकि स्ट्रांग है इसलिए मतलब नहीं रखता हूं, सिर्फ 2 H पॉजिटिव लिखता हूं। इट वुड रिएक्ट विद 2 H पॉजिटिव टू गिव यू 2 Na पॉजिटिव वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस वुड बी द रिएक्शन ऑफ Na2CO3 विथ स्ट्रांग एसिड इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ऑरेंज। और NaOH कंप्लीट रिएक्शन देता ही है, एक H पॉजिटिव के साथ में कंबाइन करके Na पॉजिटिव एंड वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए सिर्फ H पॉजिटिव से डिनोट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को H पॉजिटिव से डिनोट कर। अब इसका मतलब Na2CO3 की मिथाइल ऑरेंज के साथ बेसिसिटी एसिडिटी 2 होगी, Na2CO3 की एसिडिटी 2 हो जाएगी और NaOH की एसिडिटी 1 हो जाएगी। एसिडिटी इधर मैं नोट कर देता हूं। एसिडिटी मींस बेस जितने H पॉजिटिव आयन के साथ में कंबाइन करे, द बेस इज कंबाइनिंग विद 2 H पॉजिटिव आयन, हेंस इट्स एसिडिटी इज 2। हियर द बेस इज कंबाइनिंग विद 1 H पॉजिटिव आयन, हेंस इट्स एसिडिटी इज 1। अब
एसिडिटी दोनों बेस की हमने नोट कर ली। अब खास बात हमें यह समझने की जरूरत है कि इस सैंपल में Na2CO3 के कितने मोल्स होंगे और NaOH के कितने मोल्स होंगे। इस सैंपल के अंदर Na2CO3 या NaOH दोनों ही आएगा। 5.3 ग्राम से 5.3 ग्राम मीन्स 5.3 अपॉन 106 मोल्स पर लीटर। और NaOH की 8 ग्राम पर लीटर है, मतलब 8 अपॉन 40 मोल्स पर लीटर। अब देखिए इसका मतलब है 5.3 अपॉन 106, इसका मतलब होगा 0.05 मोल्स पर लीटर। 1 लीटर में इतने मोल्स, और इसका भी मतलब आई थिंक 1/5 0.02 मोल्स पर लीटर। मैं सही कर रहा हूं ना? 53 1/2 0.5 0.05 and this 0.2, sorry 0.02 0.2 moles होगा, 0.2 मोल्स पर लीटर। तो 20 ml सैंपल में कितने मोल्स आ जाएंगे यहां निकाल सकते हो। 0.05 in 1000 ml, so 20 ml should contain this much moles. This is the moles of Na2CO3 and NaOH के 0.2 मोल्स 1000 ml में, तो 20 ml में इतने मोल्स। बड़े छोटे छोटे से मैं वही कर रहा हूं, ज्यादा मतलब नोट बड़े बड़े नहीं डाल रहा। मैंने पहले रेलेवेंट रिएक्शन लिख दिए, रेलेवेंट रिएक्शन लिखने के बाद एसिडिटी आइडेंटिफाई कर ली, और Na2CO3 का कंसेंट्रेशन दे रखा है, स्ट्रेंथ दे रखी है ग्राम्स पर लीटर में। ग्राम्स को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट कर दिया और सिंप्लीफाई करके लिख दिया है बस। NaOH के ग्राम्स पर लीटर दे दिया है, उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया, मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट कर दिया और मोल्स पर लीटर को सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब 1 लीटर में इतने मोल्स है, तो 20 ml सैंपल में इतने मोल्स आ जाने चाहिए Na2CO3 के, और NaOH के इतने मोल्स आने चाहिए। अब मैं कहता हूं हाउ मेनी इक्वलेंट्स ऑफ Na2CO3 वी आर यूजिंग, कितने इक्वलेंट्स हम Na2CO3 के यूज कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स इनटू एसिडिटी, दिस इज द इक्वलेंट्स ऑफ Na2CO3 वी आर यूजिंग। फिर एक और बात दिखा दूं, नंबर ऑफ इक्वलेंट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एसिडिटी फॉर एनी बेस। थ्योरी समझाते समय मैंने इसको समझाया आपको। नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ Na2CO3, हाउ मेनी इक्वलेंट्स ऑफ NaOH वी आर यूजिंग, नंबर ऑफ मोल्स into acidity. This is the equivalent of Na2CO3, this is the equivalent of NaOH, these are the total equivalent of base. इतने टोटल बेस के इक्विवेलेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। This must be equal to the total equivalent of acid. एसिड के इक्विवेलेंट होंगे नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। Solve it in order to get the tighter value with methyl orange. With phenolphthalein मैं बता देता हूं, phenolphthalein के साथ कहां पर फर्क आएगा यह देखने की जरूरत है। रिएक्शन में फर्क आ जाएगा। विथ phenolphthalein Na2CO3 2H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करने के बजाय एक ही H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा,
और NaHCO3 दे देगा। और NaOH अभी भी पहले की ही तरह रिएक्ट करेगा, नो प्रॉब्लम विथ NaOH। फेनोल्फथालीन के साथ Na2CO3 की एसिडिटी 1 होगी और NaOH की भी एसिडिटी 1 होगी। डिफरेंस कहां पर आया? Na2CO3 पहले 2H पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर रहा था, लेकिन अब यही Na2CO3 एक H पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर रहा है, इसलिए इसकी एसिडिटी में फर्क आ गया। पहले एसिडिटी 2 थी, अब एसिडिटी 1 हो गई, जबकि NaOH में कोई फर्क नहीं है। इसलिए फेनोल्फथालीन के साथ Na2CO3 के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए हमें इसकी नई एसिडिटी इंटू 1 करना पड़ेगा। और NaOH के अभी भी इक्विवेलेंट्स उतने ही रहेंगे इंटू 1 करके। This would be the new total equivalent of base with phenolphthalein. This must be equal to the total equivalent of acid. Now the new volume is V dash. Solve for V and V dash. V is the titer value with methyl orange. V dash is the titer value with phenolphthalein. थर्ड प्रॉब्लम समझने के बाद फोर्थ प्रॉब्लम पर